बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, वीकेंड भी आपका अच्छा गुजरा होगा। सर्दी बढ़ती जा रही है, सो प्लीज़ सर्दी से बचने के लिए आप जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। मैं बहुत सारे लोगों को सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ कि घर में गैस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस हीटर का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके लिए एहतियात प्लीज़ ज़रूर करें। उसको जब बंद करें तो प्रॉपर तरीके से उसको बंद करें। कोशिश ये करें कि उसको मेन सप्लाई से भी बंद कर दें ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अफसोसनाक वाक़या ना पेश आए। और जिस कमरे में खुद नहीं है वहाँ पर गैस हीटर बिल्कुल मत चलाएं, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रह गई सर्दी की बात, तो सर्दी से बचने के लिए जितने गर्म कपड़े हैं वो इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, खाने पीने का अपना ख्याल रखें। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे बच्चे, सर्दी से मुतासर भी हो रहे हैं। सो हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं। हमारी आज की खबरों की तरफ चलेंगे, हम कुछ सियासी हालात की भी बात करेंगे, कुछ मौजूदा सूरत हाल की बात करेंगे। जहां मैंने सर्दी का जिक्र किया वहीं पर हम देख रहे हैं कि शदीद लोग मुतासर हो रहे हैं। वो लोग जो ट्रेनों पे सफ़र कर रहे हैं, जो मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, जो फ़िज़ाई सफ़र कर रहे हैं, इतने बुरे हालात हैं, लोग परेशान हैं। सो बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर आज की क्या है? नून लीग की क़यादत का जोड़ तोड़, पंजाब असम्बली बचाने का प्लान तैयार। सर्दी की लहर, एयरपोर्ट के तरफ धुंध, परवाजों ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। अवामी रिक्शा यूनियन का शियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे, आटे की अदम दस्तियाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। और एक जानिब कल यौम कायद जोश खरोश से मनाया गया तो दूसरी जानिब शहर में क्रिसमस की तकरीबात भी हुई। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सित्रा साहब, अली साहिब साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो हम बढ़ते हैं जी आज की पहली खबर की जानिब, जो कि सियासी मंजरनामे पे हम नजर डालेंगे। और खबर ये है, वजीर आजम से वफाकी वजीर रेलवे की मुलाकात हुई। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्तेमाद और सुप्रीम कोर्ट में पटिशन पर गुफ्तगू हुई है। क्या सूरत हाल है? मुझे तो अब कुछ हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हालात तो अल्टीमेटली बदलने ही हैं, चाहे अदालतों में जाएं, चाहे ऐवान में आएँ, जिस जगह भी जाएं। क्योंकि इस वक्त जो मुल्की हालात है, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बयान भी है कि असम्बलियाँ तोड़ना कोई आम खेल नहीं है, कि आपकी चारों सूबों में अगर हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो मुखातिब हो रहे हैं, तो आएँ विफाक में चूँकि नून लीग की हुकूमत है तो मिलकर बैठें। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इकॉनमी की, महंगाई के मामलात हैं, आम जो मुतवस्सत तबका जिस तरह पिस रहा है, गरीब आदमी की उजरत कम हो रही है, अगर उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, इन तमाम मामलात को कब होगा? जब ये सूबाई और कौमी हुकूमतें दोनों बैठेंगी और बैठ कर कुछ इस तरह का लाहे अमल अख्तियार करेंगी जिससे आवाम की फलाह होगी। अदरवाइज सियासत खेलते रहेंगे तो वो नहीं। अभी तक जो नजर आ रहा है वो सियासत का ही मंजरनामा है। अब क्या है कि हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट ने असम्बली तहलील करने से रोक दिया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ लिख कर दे दिया, अपना हलफनामा जमा करवाया कि असम्बली तहलील नहीं करेंगे। शायद ये उनकी ख्वाहिश भी होगी कि असम्बली तहलील ना हो, क्योंकि 10 अरकान असम्बली पर अगर आप सूबे के सरबराह बनकर बैठे हैं तो ये किसी को बुरा नहीं लगता। दूसरी बात, इस पर नून लीग क्या मशावरत कर रही है कि इसी फैसले पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि नून लीग का ये था कि एतमाद का वार्ड लें या फिर एतमाद का वार्ड लेकर अगर वो रहते हैं वज़ीर आला तो रहें, अदरवाइज़ उनके जो PDM है या नून लीग से जो वज़ीर आला हैं वो बन जाएँ। तो अब क्या है कि कल शायद एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से भी आई है कि हम 11 जनवरी से पहले एतमाद का वार्ड लेंगे। अब क्या है कि अब सियासी जो बहरान है, जो इस वक्त सियासी कैफियत चल रही है, अगर 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट हो जाता है, उसमें जो भी बने, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब रहते हैं तो रहें, वो रहें। अगर PDM का कोई आ जाता है और एतमाद का वोट लेने में वो नाकाम ठहरते हैं तो PDM से कोई वज़ीर आला आ जाएगा, जो भी आए वो हुकूमत करेगा। अब बात यह है कि सियासी बहरान ख़त्म होना चाहिए। और कल के जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब की, उसके बाद लग रहा है कि अब एतमाद का वोट होगा, सियासी बहरान खत्म होगा। बयान कर दिया ना, एक मंजर हमारे सामने पेश कर दिया है। डू यू थिंक ये सब चीजें इतनी आसान है? देखिए अब यहाँ तो पूरा एक ड्रामा रचाया हुआ है और ये ड्रामा पता नहीं कब खत्म होगा। देखें, सीट छोड़ना और कुर्सी की लड़ाई, ये
बड़ी मैटर नहीं करती नहीं है, सिपरा सीट साहब छोड़ना बड़ा मुश्किल सीट होता वो है। इसलिए छोड़ रहे हैं कि उसको ज़्यादा मजबूती से पकड़ना चाह रहे हैं। देखिए ना बनता होता ये है कि आपने पूरे मुल्क का इलेक्शन हुआ है, हर सूबे का इलेक्शन हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं, हर बंदे का उस पर टाइम था, हर बंदा वोट कास्ट करने गया कि अपने पसंद का बंदा लेके आए, पसंद के बंदे आ गए, असम्बली बन गई, सारे मिनिस्टर्स बन गए, वज़ीर आला बन गए, सारा कुछ हो गया। उसमें अब एक बंदा कह रहा है कि यार यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए, तो वो कहे जी मैं असम्बलियाँ तहलील कर देता हूँ। ये क्या तरीका कार है? जब आप थे गवर्नमेंट में तब सारा कुछ ठीक था, जब कोई दूसरा आया, किसी ने आप नहीं उनको तहरीक अदम एतमाद में अपने वोट पूरे नहीं कर पा रहे, तो कोई दूसरा आ गया तो आप बर्दाश्त करें, आप टर्नओवर पूरा होने दें। ये मजाक थोड़ा है कि जब आपका दिल किया मैं यहाँ पे लॉन्ग मार्च शुरू कर दूंगा, मैं धरने दे दूंगा। मुतालिबा ये किया ना अर्ली इलेक्शन। हाँ वो यही चाह रहे हैं ना कि एक उनका बना हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे टेम्पो बना हुआ है, तो वो चाहते हैं कि इसी टेन्योर में उनका इलेक्शन हो जाए, वो सीटें ले लें और फिर वो दोबारा 5 साल के लिए गवर्नमेंट में आ जाएं। आप सब्र करें, आपने 3.5 साल, ये हम बिल्कुल इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि पिछले 1 साल में बड़ी महंगाई हुई है, लेकिन 3.5 साल की जो आपकी कारकर्दगी है वो भी देख लें आपने क्या किया है, उसमें क्या हुआ है, कौन सी तरक्की हुई है, कौन से कर्जे कम हुए हैं, कौन सा गरीबों को बहुत रोज़गार मिल गया है, वो जो करोड़ों नौकरियां देनी थी, जो आपने एजुकेशन बेहतर करनी थी, हेल्थ के मामला को आपने ठीक करना था, कुछ ठीक हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप आजकल आते हैं सबसे पहले वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं जी 1 साल में ये महंगाई हो गई, ये महंगाई हो गई, ये महंगाई हो गई। खैर पीटीआई ने एक और यू टर्न ले लिया जी, कौमी असम्बली के इस्तीफों से पीछे हटने लगी है। ये सब चीज़ें शायद सिपरा साहब वाज़ेह थी, जितने एक्सपर्ट्स हैं, जितने सीनियर तज्जियाकार हैं, जितने हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सब कहने वाले थे असम्बलियाँ तो तहलील नहीं होने वाली। देखें अवाम का जो हकूक़ का फैसला होना है ना, अवाम के मुस्तकबिल का फैसला वो ऐवान में ही होता है, और वो ऐवान जिसको ये सारे सियासतदान मुकद्दस ऐवान कहते हैं, जिसमें खड़े होकर कानून साजी होती है, आपके सफारती मामलात वहाँ डिस्कस होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात अगर मुल्कियाँ वो वहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें उसी प्लेटफॉर्म पे सारी होती हैं। अब क्या है कि पहले दिन से मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि आप आएँ असम्बली में, आपके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने मामलात हैं वहाँ डिस्कस करते हैं, असम्बली में डिस्कशन होगी, उसके बाद कोई ना कोई लाहे अमल सामने आएगा और उसका मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। अब क्या है कि पीटीआई इस्तीफे दे चुकी, लेकिन उसके बावजूद मराद तो वहीं पर ठहरी हुई हैं। जब उनको बुलाया जाता है कि आ जाए इस्तीफों की तस्दीक करें, स्पीकर साहब उनको बुलाते हैं तो आते नहीं हैं। इससे क्या लग रहा है कि वो अभी कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे। कौन छोड़ता है शायद सिपरा साहब, जो नहीं तो वो फिर चेयरमैन साहब को घर बिठा दिया तो उनको तो फील हो रहा है। अच्छा, वो तो सिर्फ चेयरमैन रह गया। और मजे की बात है सिपरा साहब, ये देखे ना कि एक बंदा जो हाई से 1 साल पहले वज़ीर आज़म था, उसके घर के बाहर 1200-1300 बंदा सिक्योरिटी पे, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उसकी SOPs के मुताबिक 100-150-200 बंदा सिक्योरिटी है। और जब वहाँ पे लगते थे रायवेंड में या माल्टोन में, तो आपका सबसे बड़ा इशू ये होता था वहाँ पे जी हज़ारों बंदे लग गए हैं सिक्योरिटी पे। अब आपके घर के बाहर में भी तो जो हो रहा है वो, मैंने लाहौर में पहले सिक्योरिटी थोड़ी कम भी की ना, पहले नहीं, वो एक रात के लिए हुई। कभी पहले ऐसी सिचुएशन कभी नहीं इस तरह की देखी कि बाहर आपने वो बम प्रूफ दीवारें बना दी हैं, वो पूरा इलाका ऐसे लगता है जैसे वो कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पे कोई बंदा जा ही नहीं सकता। तो ये मज़े तो नहीं ना मिलेंगे जब आप गवर्नमेंट में नहीं होंगे, ना आपकी पंजाब गवर्नमेंट होगी, ना आपकी KP होगी। आप इस्लामाबाद से डर के भागते थे, कभी KP चल गए थे। अगर आपकी मर्जी के होंगे तो फिर आप बनी गाला क्यों नहीं जाके बैठते? इसलिए नहीं बैठते कि वहाँ पे इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं होना, इतने पुलिस वाले नहीं होने। और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, जब ये वहाँ पे इस्लामाबाद में थे, बनीगाला में, जब शुरू में PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने मोना सलाई को कहा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी भिजवाई जाए। IG ने साफ इनकार किया था, उन्होंने कहा कि हमारी वो जुरिडिक्शन नहीं है, हम वहाँ पे पुलिस वाले नहीं भेज सकते सिक्योरिटी के लिए। आपकी ये सियासी लड़ाई है, अपने तरीके से टैकल करें, तरीके से मैनेज करें। तो ये मज़े तो नहीं ना आएंगे ना फिर, ये जो पंजाब में मज़े। बिल्कुल आपने सही कहा, तो यहाँ पर यही सूरत हाल रहेगी, मौजें उठी रहेंगी। और शाहिद सिपरा साहब ने बड़ी आसानी से कहा कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये इतनी आसानी से होगा नहीं। ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं कौमी असम्बली में आए, अवाम की खिदमत करें। अवाम की खिदमत किसने करनी है? ये तो किसी की भी तरजीह माजरत के साथ कभी भी नहीं रही। अवाम की किस्मत क्या है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। अवाम एहतजाज क्यों कर रही है, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर क्यों है? क्योंकि आटा नहीं मिल रहा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। शहर में जहां पर सर्दी की शदीद लहर है, वहीं पर जी सूरत हाल ये है कि एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल सिर्फ मुतासर नहीं बल्कि बुरी तरह से मुतासर है। वो लोग जो कि सफ़र करते हैं जी मोटरवे पर, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि मोटरवे को 4 से 5 बजे गालिबन जो है मुख्तलिफ चंक्स में डिपेंड करता है, जहाँ धुंध ज़्यादा है बंद कर दिया जाता है और अगले दिन जाकर उसको खोला जाता है जी कोई 11-12 बजे के करीब। सो हम हर रोज़ आपको अपडेट तो करते रहते हैं। इसी तरह से ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर है। सो हम जदीद दौर में जा रहे हैं, हर तरफ हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देख रहे हैं और जिद्दत की तरफ जाने के हम दावे भी कर रहे हैं। ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। सो सबसे पहले आ जाते हैं मोटरवे की सूरत हाल की तरफ। वहाँ पर अभी सूरत हाल क्या है, मोटरवे को कब ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा, हमारे रिपोर्टर हसन खालिद वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे जान लेते हैं। हसन, इस वक्त बताइएगा मोटरवे की सूरत हाल क्या है? तकरीबन 12 घंटे बताया जा रहा है मोटरवे हो गए बंद है। सो अभी क्या अपडेट्स हैं, टाइम क्या बताया जा रहा है, कब मोटरवे को खोला जाएगा, सूरत हाल बताइए हमें। जी हाँ अना, तकरीबन रात 9 बजे के करीब मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात से शदीद धुंध के पेश नज़र बंद कर दिया गया था, जिनमें M2 लाहौर से लीला तक, M3 अब्दुल हकीम तक, दरहाना तक, जबकि M11 लाहौर तक सियालकोट जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। और बहुत से पॉइंट्स और सेक्शंस ऐसे हैं जहां पर बदस्तूर हद निगाह जो है वो 0 से 50 मीटर तक बताई जा रही है। और यही वजह है कि 12 घंटे गुजर जाने के बावजूद ये मोटरवेज़ जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। मैं बाबू साबू के मुकाम पर हूँ और ये मोटरवे का दाखिली रास्ता है M2 के लिए। इस मुकाम के ऊपर गाड़ियों की एक तवील कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि रात के जैसे ही मोटरवे बंद हुई थी तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना ज़रूरी सफ़र करना था, तो वो इंतज़ार की सूली पर लटक गए कि कब अब मोटरवे खुलेगी और वो अपना सफ़र जारी रख सकेंगे। लेकिन 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है। अभी तक मोटरवे पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हद निगाह में अभी भी बेहतरी नहीं आई, 0 से 50 मीटर है। इसलिए अभी मोटरवे को खोलना जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या या हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। क्योंकि आज अभी तक सूरज भी नहीं निकला और धुंध के बादल बदस्तूर छाए हुए हैं। लेकिन मोटरवे पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आएगी, विजिबिलिटी अगर कम से कम भी 250 से 350 बजे 12 बजे कुछ टाइम फ्रेम बताया गया है कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं मोटरवे को खोला जाएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने सफ़र करना है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि हमें कुछ टाइम तो पता चले, हम उससे पहले निकलें। जी है ना, मतवक्के है कि 12 बजे के करीब जो है मोटरवे खुल जाए, लेकिन ये अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है तमाम तर सूरत हाल विजिबिलिटी के ऊपर। अगर विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है तो मुमकिन है कि अगले आधे घंटे में ओके, ठीक है। ये जो आपके पीछे हम कतारें देख रहे हैं हसन गाड़ियों की, ये जब मोटरवे खुलेगा तो ऑब्वियसली शदीद रश यहाँ पर हो जाता है। ये लोग कब से यहाँ पर मौजूद हैं? तो क्या इन लोगों में से आपसे किसी की बात हुई, वो आने से पहले पता नहीं करते मोटरवे बंद है नहीं बंद है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी, एकदम से ट्रैफिक का फ्लो भी मैनेज करना मोटरवे पुलिस के लिए भी मुश्किल होता होगा। जी ना, इनमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ लाहौर के मुकामी नहीं हैं और वो रात को जब अपने अपने जो इलाकों में जाने के लिए रवाना हुए और मोटरवे बंद थी तो जाहिर बात है उनको मजबूरी थी और वो लोग रात से ही यहाँ पर गाड़ियों में बैठे हुए हैं। लेकिन जो लाहौर के मुकामी लोग हैं वो भी यहाँ पर सुबह सवेरे पहुँचे हैं सफ़र करने के लिए, लेकिन मोटरवे की बंदिश के पेश नज़र अब यहाँ पर हसन, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 12 बजे के करीब बताया जा रहा है मोटरवे खुलेगी। सो वो लोग जिन्होंने मोटरवे पर सफ़र इख्तियार करना है वो हेल्पलाइन से अपडेट भी ले सकते हैं। वैसे हम भी इंशाल्लाह आपको जैसे मोटरवे खुलेगी अपडेट कर देंगे, आपकी मुश्किल को आसान कर देंगे। अब आ जाते हैं जी एयरपोर्ट की सूरत हाल की तरफ। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। शायद सिप्रा साहब, मुझे एक अरसा हो गया, मतलब जब इस तरह से धुंध होती है हम इस काबिल नहीं रहते हैं कि हम परवाज़ों की लैंडिंग टेक ऑफ, कुछ हमारा एयरपोर्ट बंद होकर रह जाता है। ये कैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि आज तक आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आप आगाज़ पे कह रही थी कि जदीद तकाज़ों पे और जिद्दत आनी चाहिए। जिद्दत तो सोशल मीडिया पे आई हुई है, लेकिन वो पॉलिटिकली आई हुई है। सियासतदानों को अगर आपने तनकीद का निशाना बनाना है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर जाना है, जो भी मामला है उस पर जाएँ तो आपको वो जिद्दत उसमें नज़र आती है। अब आ जाते हैं कि कहने को तो अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी या वो उस तरह के जहाज़ मौजूद नहीं हैं जिनकी लैंडिंग यहाँ हो सके। इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स आती हैं अमूमन वो रात के औकात में आती हैं।
और उन जहाज़ों में तो वो सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए वो फोग हो, मौसम ख़राब हो तो वो, लेकिन हमारे पास रनवे नहीं है जिस पर उनको लैंड करवा सकें। को ब्लो ही पे आ रहे थे। अब बात रही कि फोग या अगर इस तरह की धुंध की सूरत हाल है, अब 1 महीना और चलेगी, शायद फरवरी का कुछ दिन भी हैं इसकी लपेट में रहेंगे, और मैदानी इलाकों में तो ये रहती है, इसने ख़त्म नहीं होता, ये ज़्यादा ही होती है। जिस तरह हमने मोटरवे का जिक्र किया, देखें 14-14, 16-16 घंटे मोटरवे बंद रहते हैं। अब एयरपोर्ट को भी आप बंद कर दें कि उनकी यहाँ ना टेक ऑफ हो सकता है, ना लैंडिंग हो सकती है, तो अल्टीमेटली क्या है कि आप फ़्लाइट्स को डाइवर्ट करते हैं। फिर क्या है कि हमारे साथ में क्या है, फैसलाबाद है, फैसलाबाद का भी यही हालात होते हैं। उसके बाद मुल्तान रह जाता है, मुल्तान में भी यही होती है। आखिरी जो हाँ, सियालकोट में भी यही हालात है। उसके बाद इस्लामाबाद है, अगर वहाँ सारी आप लैंडिंग करवा दें, कभी कभी वहाँ भी मौसम की खराबी है, वहाँ भी लैंड इतना ज़्यादा हो जाता है फिर एयरपोर्ट्स पर कि वहाँ से फिर वही है ना कि आप परवाज़ें मनसूख करते हैं, डिले करते हैं। जो मुसाफिर हजरात जिनकी जुमे की परवाज़ है उसको आप 2-3 दिन आगे लेके जाएंगे, जिनके सोमवार की है उसको आगे लेके जाएंगे। को इस तरह का मैनेज किया जाएगा कि एयरपोर्ट्स पे रश भी ना हो और फ्लाइट जो है वो भी हो जाए। अच्छा, अब मसला कहाँ पे आता है, अगर लैंडिंग के लिए आ गई फ्लाइट, उसको लैंड होना है तो वो तो आपके सामने है कि कितने जहाज चक्कर लगाते रहते हैं, उनको लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिलती। बाज़ औक़ात मिल जाती है, मौसम कुछ बेहतर हो जाए, अदरवाइज़ उनको डाइवर्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको लैंड करवाने की कोशिश की जाती है। वो मुसाफिर जो एयरपोर्ट आ जाते हैं या उन्होंने बैरून ममालिक से पाकिस्तान आना है और जिनकी फ़्लाइट है, वो जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे उनको पता चलेगा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले कि उनकी फ़्लाइट जो है मनसूख कर दी गई है। जब डिले है तो वो क्या करेंगे, वो एयरपोर्ट पर किस तरह उनकी मुश्किलात बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें देखने। या फिर आपका मौसम ऐसा है, इनका फ़्लाइट्स का शेड्यूल ऐसा कर देना चाहिए कि आपको मालूम हो कि दिन के औकात में ये 10-12 घंटे हमारे पास हैं, इसमें फ़्लाइट्स जो है वो टेक ऑफ भी कर सकती हैं, लैंड भी कर सकती हैं। हमारी जो अपनी फ़्लाइट्स हैं जिसमें आपकी PIA है, दीगर जो हमारी निजी एयरलाइंस है, इनकी क्लियर होता है तो इस टाइम पे हम फ्लाइट्स कोई शेड्यूल बनाया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज तो ये कुदरती है, ये धुंध आनी है, वेदर का ख़राब होना, ये कुदरती अमर है, ये होना ही होना है। और जनवरी फरवरी इस तरह चलता रहेगा। आप लोग मोटरवे भी चलाते रहेंगे, एयरपोर्ट्स भी चलाते रहेंगे, कुछ दिन आएंगे मैं भी चलाना शुरू कर दूंगा कि ग्रिड स्टेशन ट्रिप हो रहे हैं, कहीं पर बिजली पे ब्रेकडाउन शुरू हो गया, हो भी रहे हैं। तो ये देखें, एक चीज आ गई उसकी वजह, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो ये चलता रहना है, यहाँ पे चलता रहेगा। लेकिन लोगों को बड़ी मुश्किल है, कोई चीज़ तो मैनेज की नहीं ना जाती टाइमली, तो हम किसी चीज़ को नहीं देखते। कोई आपको कोई कुदरती आफात आ जाए तो वो भी जब आ जाती हैं तो उसके बाद हम सोचते हैं कि इस पर क्या करना है, तो हम दुआ करते रहते हैं ये गुजर जाएँ ताकि खुद ही चीज़ें मैनेज हो जाएँ। मैं अभी जो हमारे रिपोर्टर एयरपोर्ट को डील कर रहे हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि 3-4 साल पहले ये सिस्टम जो था वो वहाँ पर इंस्टॉल किया गया, लेकिन 200 मीटर से जब कम हो जाती है हद निगाह तो वो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेते। ये ना हो कि कोई बड़ा सानहा हादसा हो जाए। नहीं तो जी, एयरपोर्ट पे तो सॉरी मोटरवे पे तो आप फिर भी अगर सूरत हाल में कुछ बेहतरी आती है तो आप रिस्क ले सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ। आप एयरपोर्ट पे कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। बड़ा एक फ्लाइट में इतने लोग सफ़र कर रहे होते हैं और सारे। और दूसरी बात ये मोटरवे की आप बात करती हैं तो मोटरवे के अब स्मोक भी है, फोग भी है, और मोटरवे आपको पता है सारी खुले इलाके में, बिल्कुल वहाँ पे तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। और जब कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई हादसा होता है तो बहुत बड़ा होता है, और वीडियो कई इसमें वायरल भी होती हैं। शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट पर जो आप जिस तरह सिपरा साहब बता रहे थे, लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए मखसूस टाइमिंग कर देनी चाहिए जब आपकी विजिबिलिटी बेहतर होती है। तकरीबन 10 दिन को 10 बजे से लेकर रात 6-7 बजे तक हमारा ये थोड़ा सा सिलसिला बेहतर होता है इन दिनों में। तो इसमें आपको चीज़ों को इस तरह मैनेज करना चाहिए, जो फ़्लाइट्स आपकी ज़रूरी हैं, जहाँ से ज़्यादा रश होता है उनको ज़रूर लैंड करवाना चाहिए। जिन ममालक के ज़्यादा आपके पैसेंजर हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपको पता है कि जब भी हो तो कहते हैं डाइवर्ट कर दी है। अगले एयरपोर्ट पर चाहे जितना मर्जी रश हो, जो मर्जी वहाँ पे लोगों और का। मैं यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी एयरपोर्ट अमले से भी, एयरलाइन इंतज़ामिया से, कि प्लीज़ आप भी लोगों के साथ ताउन करें। लोग पे करके सफ़र करते हैं, अगर इस तरह से कुछ मौसमी सूरत हाल की वजह से फ़्लाइट डिले है या लेट है, सो एक सिस्टम होना चाहिए कि आप टाइमली लोगों को इन्फॉर्म कर दें। आपके पास नंबर्स मौजूद होते हैं, पूरा डेटा मौजूद होता है, ताकि लोगों की मुश्किलात भी कम हो सके। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं गरीब की दुहाई की, गरीब की परेशानी की। मसला सिर्फ अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से तो अशिया खुर्द की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया गया, लेकिन ये मसला हर किसी का है। आटे की अदम दस्तियाबी, इसके खिलाफ एहतजाज किया गया। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें आवाम की पहुँच से दूर हैं। जो जिम्मेदारान हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। गलत तो नहीं कहा शायद शिप्रा साहब? नहीं, देखिए बिल्कुल इसी तरह है। चले, रिक्शा यूनियन ने आवाज़ उठाई, किसी ने तो आवाज़ बुलंद की ना अपने हकूक़ के लिए। आवाम के जो हकूक़ है उसकी आवाज़ किसी ने तो ऐवान एक रिक्शा ड्राइवर रोजाना के कितने पैसे कमा लेता होगा, मुझे सिर्फ ये बता दो। मेरा ख्याल है 1000-1200 बेचारा कमाता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। ये जितने आपके हैं मजदूर तबका है ये इतने में होता है, 800-1000-1200 रुपये में। अब उन्होंने इसमें क्या है कि बाकी चीज़ें चले, पेट्रोल महंगा हो गया, LPG महंगी हो गई, ये चीज़ें चलती हैं, डीजल महंगा हो गया, उसके बाद गैस की कीमतें जो हैं वो अगर बढ़ा दें, वो आटा जिससे आपके गुजर बसर नहीं है, जिसका बगैर गुजारा नहीं है, रोटी हर ने खाना है, चाहे छोटा है बड़ा है, उसने रोटी खानी है। अब देखें जो चक्की का आटा है वो 130 रुपए किलो है, और अगर गंदम का रेट की बात की जाए तो 40 मन जो है 40 किलो जो है वो उसका रेट 4000 रुपये है। जब 1 साल पहले, अभी तो ये फसल उतरेगी, अभी हो रही है, अभी 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद आ जाएगी, तो क्या सस्ता उस वक्त नहीं, उस वक्त इमदादी, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इमदादी कीमत 2200 थी, और इस वक्त जो इमदादी कीमत शायद जो गवर्नमेंट जिस पे लेगी वो साइज साहब शायद इसको सेकंड करें, वो शायद 3000 रुपये मुख्तस कर रहे हैं, इसकी तजवीज़ है। अगर 3000 रुपये आप फ़ी मन के हिसाब से गंदम की कीमत मुकर्रर कर देंगे, किसान को जरूर फायदा होगा, मुझे जरूर फायदा होगा उसका, साहिब साहब को जरूर फायदा होगा। ठहरे ना साहब, बात तो करने देखिए ना, एक चीज है, आप खाद डीजल पे चले जाएंगे, बात करने, मैं गरीब की बात कर रहे हैं ना, मैंने गरीब की बात कर, किसान भी गरीब है, आपको क्या लगता है? नहीं, आप कह रहे हैं ना, बात नहीं करने दे रहे। मैं कह रहा हूँ किसान को जरूर फायदा होगा, लेकिन गरीब और जो आप कह रहे हैं कि 800 या 1000 रुपये जो दिहाड़ी करने वाला बंदा है उसको नुकसान होगा। यही आपने 2200 रुपये पे ली, अब 4000 रुपये चलेगी, जो 3000 रुपये लेंगे तो वो 5000 रुपये जाएगी। यही आटा 130 वाला 150 रुपये किलो पे चला जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपका सरकारी बाकी जो आम रेट आ रहा है ये चक्की आटे के अलावा वो 113 रुपये किलो का आ रहा है, 17 रुपये का फर्क आ रहा है, ये 130 पे चला जाएगा। मुझे बताएं, गरीब आदमी आपके 2 वक्त की रोटी किस तरह खाएगा? ये चीजें गवर्नमेंट ने मैनेज करनी है। देखे ना, गंदम खरीदती है गवर्नमेंट, 40 लाख टन जो है वो सालाना गंदम फर्ज करें पंजाब में ख़रीदी जा रही है, तो क्यों नहीं चीज़ें मैनेज हो रही है ना? होता ये है कि जब भी गंदम की कटाई होगी उसके बाद गवर्नमेंट हर जगह पे इस तरह वो चीज़ों को मैनेज करेगी कि किसी जगह प्राइवेट ख़रीदारी नहीं होती, गवर्नमेंट ज़्यादातर गंदम ख़रीद लेती है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अब फिर गवर्नमेंट का तरीकाकार ये होना चाहिए कि इसकी सप्लाई चलती रहे, फिर प्राइवेट ख़रीदारी ना हो। क्योंकि आपने रेट मुकर्रर कर दिया 2200, ये बड़ा अच्छा रेट है, तो इस पर आपने ख़रीदी है, इस पर आप आगे वो फ्लोर मिलों को दें या 2300 पे दें, जो भी है। तो आपको चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। जब आप सप्लाई एक आप रेट ये दे रहे हैं तो उसका आगे जब उसकी सप्लाई होगी तो उस पर भी तो आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि गंदम जाती है, उसमें कहीं मिट्टी मिला दी जाती है, कहीं पानी मिला दिया जाता है, और उसको ख़राब कर दिया जाता है। फिर फ्लोर मिल वाले उसमें जाके मज़ीद उसको पानी लगाते हैं, और वो हर चीज़ जो है उसमें इस तरह ख़राबियाँ बढ़ती जाती हैं और वो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। जो आपको बेहतर आटा मिलता है वो प्राइवेट गंदम खरीदते हैं, और प्राइवेट गंदम मार्केट में मिलती है बहुत महंगे दामों में। जब फ्लोर मिल वाला 3000 पे मन खरीदेगा तो वो आटे का ज़ाहिर रेट भी ज़्यादा रखेगा। तो ये काम किसका है, मॉनिटरिंग किसका काम है? मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो गरीब एहतजाज कर रहे हैं इतनी शदीद सर्दी में, इनका एहतजाज किसी ने सुना भी है? अभी आप यही कह रही थी कि रोजमर्रा की चीजें, कौन सी चीज है? मैं कहता हूँ दालें सब महंगी हैं, सब्जियों से डबल ट्रिपल रेट दालों की हैं, तो गरीब ने खाना क्या? 25 रुपए की रोटी पहुंच से दूर है, अंडे गरीब की पहुंच से दूर है। अब चलिए अंडे चिकन तो दूर की बात है, किसी गरीब ने नाश्ते में भी रोटी खानी है, दोपहर के खाने में भी चावल वो नहीं खरीद सकते। तो अगर आटे की भी यही सूरत हाल रही तो ये एहतजाज आज एक ग्रुप कर रहा है, कल आपको दूसरे लोग भी। कभी आपने देखा है इमरान खान साहब, परवेज़ इलाही साहब, नवाज शरीफ, जरदारी साहब किसी जगह पे आटा खरीदने गए हों, दूध खरीदने गए? इनको पता ही नहीं। तो ये गरीबों के मसाइल हैं, गरीबों के मसाइल तब तक नहीं। देखिए, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान करे। मैं सुबह जब अपने बच्चों को छोड़ के आता हूँ तो शादमान जो यूटिलिटी स्टोर है वो बंद होता है अभी,
और वहाँ ख़वातीन 50 से 60 ख़वातीन की लाइन लगी होती है जो बैठी होती हैं उस कॉरिडोर में, इस बात का इंतज़ार कर रही होती हैं कब ये यूटिलिटी स्टोर खुले सस्ती मिलेगी चीज़ और सस्ती चीज़ मिलेगी। ये अलमिया है। ये हुक्मरानों को मेरे ख्याल में अगर ये उनके सामने ये वीडियो सस्ती मिल जाती है ओपन मार्केट और से, ये मैं तो कितनी घटिया रेट में और वो कमी होती घटिया है? की बात करें, सस्ती को आप छोड़ें, वो ऐसे ऐसे ब्रांड्स वहाँ मौजूद होते हैं जिनका नाम नहीं कभी सुना नाम होता। नहीं कभी नहीं ऐसे सुना ही। हम लोगों ने। तो फिर उस अच्छा फिर वही जो चीज़ है उस वो नाकिस गैर मेयारी वो चीज़ें वो मिल खरीदने जाए। के लिए भी लोग घंटों पहले आके खड़े होते हैं। ऐसे तो ही फिर है। मुझे बताएं, ये मैं एक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी मैं खुद स्टोर्स देखती होंगे जी आती हूँ, जहाँ पर इस बिल्कुल तरह की ऐसे ही- चीज़ें ऐसे ही होंगी। है। इसलिए मेरे ख्याल में हुक्मरानों को जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको इस्तेकाम की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरह सही साहब कह रहे थे कि 3.5 साल की कारकर्दगी चले हम छोड़ देते हैं, 1 साल जो अभी आई है इसमें देख लें लोग कहाँ पे चले गए बिल्कुल हैं, ऐसे। महंगाई ने किस तरह लोगों को मुतासिर किया और है। एक महंगाई है जिसने आवाम की कमर तोड़ दी है। कहीं अस्पतालों में कोई इलाज कराने नहीं जा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं कोई खा सकता, मेडिसिन नहीं मिलती, ऐसे ही है ना। तो फिर आवाम किधर वो जाए? मशरूत कर देते हैं कि आपको कोई बीमारी आ जाए तो ये इतनी कोई टैबलेट दे छोटी सकते हैं, मोटी इससे बिल्कुल ज़्यादा आपने नहीं सही दे कहा। सकते। किसी जमाने में जो मुफ्त अद्वियात मुफ्त टेस्ट हो जाते थे वो तो अब बिल्कुल नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। वो बचपन में हम कहानियां भी सुनते थे और कुछ ऐसा जादू का चिराग भी देखते थे कि कुछ पढ़ा और सब चीज़ें हो जाती थी। मेरे ख्याल से अब कुछ महंगाई दूर करने के लिए, आवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए हमें ऐसे ही जादू के चिराग की कोई जिन की ज़रूरत है। आ सकता है या नहीं? देखो मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत है। आप जिस तरह सब्ज़ी की बात करें तो आप मंडी को देखें, मंडी में कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। उसके बाद हम लोग उस दुकान पे खड़े हो जाते हैं जो मोहल्ले में आगे सज जाती है, वहाँ महंगे दाम होता है। जब बाज़ार लगते हैं तो बाज़ार में रेट कुछ और होता है। अब बाज़ार में जाएं और मंडी जहाँ से माजी बेसिक में निकल टाइम रही था, होती है डीसी साहब खुद चले जाते थे सब्जी मंडी में जब वो बोली का माजी, वो टाइम किस्सा माजी बन हाँ, गया। अब बिल्कुल। नहीं है, ऐसा नहीं है। अब दूध की कीमतें देख लें मुख्तलिफ हैं हर दुकान में। एक ऐसे ही मार्केट है। में 3-4 दुकानें हैं, सबका मुख्तलिफ रेट है और दूध किस तरह का है, क्वालिटी क्या है, कोई पता नहीं। आवाम की किस्मत में महंगाई से जान Basically- छूटना है या नहीं, मुझे वाइंड अप का ये कहा तो जा रहा है। हुकूमत की जिम्मेदारी और लगता नहीं है। जब तक हुकूमत ठीक नहीं होगी, सियासी इस्तेकाम के साथ साथ मुआशी इस्तेकाम आना चाहिए और चीज़ों को आपको बुनियादी तौर पर बिल्कुल जारी आपने रखना सही चाहिए। कहा। सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम दोनों साथ जुड़े हैं। सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो मुआशी इस्तेकाम ऐसे ही बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और इसी तरह से हर कोई परेशान है हालिया महंगाई की वजह से। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, रोटी नान की कीमतों में इजाफा और हर रोज़ होता चला जा रहा है। कल संडे बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रही, आपको पता है क्रिसमस पे थी तो शहर में जहाँ पर तकारीब हो रही थी, मसीही बरादरी अपना क्रिसमस मना रही थी, वहाँ पर हमने देखा कि शिकायत लोगों की बहुत ज़्यादा ये रही कि हर इलाके में नान और रोटी का रेट डिफरेंट है। ना सिर्फ रेट डिफरेंट है बल्कि वेट के हवाले से भी शिकायत आती हैं। इंतज़ामिया का रोल आपको कहीं नज़र नहीं आता। अब ऐसे में नान रोटी एसोसिएशन से मुंसलिक जो लोग हैं उनकी रीज़न्स अपनी जगह पर हैं, क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, सिलेंडर का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ता है, फ़ाइन आटे की कीमतों में, फ़ाइन मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ, उस वजह से वो मुतासर हैं। उनके मसाइल अपनी जगह, लेकिन एक शिकायत जो वेट के हवाले से आती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे और बात होगी अवामी मसाइल। बहुत अहम और बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गैस वैसे शहर में नहीं आ रही है। सो लोगों ने अल्टीमेटली बाजार से नान और रोटी खरीद के अपना गुजर गुजारा करना है। और जिस फैमिली में 6 से 7, 8 से 10 लोग हैं उनके लिए नान रोटी खरीदना अब उनके बस की बात नहीं रही। घर में मेहमान आ जाएं तो फिर तो आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो महंगाई में पिसे लोग क्या करें, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आफ्ताब गिल साहब मौजूद हैं, जो कि सदर मुत्तहिदा नान और रोटी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट लाहौर हैं। वेलकम कहेंगे अपने मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो नान और रोटी की कीमत हर जुबान ज़द-ए-आम है, हर बंदा परेशान है कि हर इलाके में नान और रोटी की कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या रीज़न है नान और रोटी की कीमत बढ़ने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात ये करूं कि नान और रोटी की कीमत कभी भी नहीं बढ़ी। नान और रोटी की कीमत बढ़ने के रीज़न क्या होते हैं?
जब आपका आटा बढ़ता है, जब फ़ाइन और मैदा बढ़ता है, जब नान और रोटी वाले की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो तमाम चीज़ें हैं वो बढ़ती हैं, उसके बाद जाके फिर नान और रोटी वाले जो हैं वो यानी महंगा आपका करते कहना हैं। ये है कि नान और रोटी जिससे बनती है, अल्टीमेटली अगर वो चीजें आपको महंगी खरीदनी पड़ेंगी तो आप कीमत में इजाफा करेंगे। उसमें इजाफा होगा। ठीक है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 2 हफ्तों के अंदर, ये पिछले 2 हफ्ते हैं, इसमें जो हमें 15 केजी का एक बैग मिल रहा था 1450 रुपये में, जो आज के दिन मार्केट में आप चेक कर सकती हैं वो 1750 में चला गया, 1715 केजी। और दूसरी बात, जिससे आप नान बनाते हैं उसको फ़ाइन और आटा हम कहते हैं, जो आज से 15 दिन पहले 80 केजी उसका वज़न था बोरी का, और कीमत थी उसकी 8400 रुपया, 8400 रुपया, 8500 रुपया। आज के दिन जो फ़ाइन बिका है वो 10,300 रुपये तक चला गया है। क्या कोई पूछने वाला है? क्या हुकूमत नाम की कोई चीज़ है? किधर है पंजाब हुकूमत, किधर है हुकूमत पाकिस्तान? जब नान रोटी वाले कीमत बढ़ाएंगे तो फिर ये हमारे पीछे निकलेंगे। आज कहीं गवर्नमेंट की कोई रेट नज़र आ रही है? क्या कोई मिल वाले से पूछ रहे सर, हैं? आपने किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपने मसले उजागर करने की कोशिश की? आपने शिकायत करने की कोशिश की कि आया आपके पास जो लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपका कारोबार भी मुतासिर होगा। अब 25-30 रुपए का नान और कहीं इससे भी ज्यादा मिल रहा है, किसी की सकत नहीं है खरीदने की, आपका काम भी मुतासिर हुआ होगा। बिल्कुल, तो मैं agree आपने करता किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कहा मुतल्लिका लोगों से कि आपकी भी सुने? देखिए, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जी, ज़िली इंतज़ामिया, DC लाहौर साहब हमारे पास जो होता है प्लेटफॉर्म, हमने उनसे मुख्तलिफ बार कहा, वो ये कहते हैं कि फ़ाइन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम आटा कंट्रोल करते हैं। फाइन को क्यों नहीं कंट्रोल कर अच्छा, सकते? ये उसकी तो अब reason? ये सवाल उनसे बनता है ना। अगर नहीं, वो उन्होंने कोई रीजन नहीं बताई। रीज़न वो कहते हैं जी फ़ाइन की कीमत जो है वो हुकूमत कंट्रोल नहीं करती, हम बेसिक आटा जो सादा आटा होता है। ठीक अच्छा, अब वो सादा आटा भी कंट्रोल करना छोड़ गए हैं। सादे आटे का भी हाल आप देख लें, जिससे सादी रोटी बनती है, जो गरीब आदमी खाता है, मज़दूर खाता है, उसके भी हालात ऐसे हो गए हैं। अभी तकरीबन 2 माह पहले हमें एक नोटिफिकेशन दिया गया है, 14 रुपये की सादा रोटी है, अब ये 20 से भी ऊपर होने जा रही है, 20 से भी ऊपर होने जा रही है। अगर गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्शन ना लिया, अगर गवर्नमेंट ने आटे को ना देखा, आटे के मसाइल को हल ना किया, ये तो एक एक घंटे बाद मिल वाले रेट बढ़ा रहे हैं, कोई है उनको पूछने वाला? यानी आपका कहना है कि ये जो माफिया मिल वाले हैं, ये असल में सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, आपके लिए भी, आम सारिफ के लिए भी। देखिए, मिल वाले का जो मसला है वो आप उनसे पूछेंगे कि मैंने तो नहीं पूछना ना, आप मीडिया वाले पूछ सकते हैं, बावसूख लोग हैं, या इंतजामिया वाले, या हुकूमत पूछ सकती है ना कि भाई ये रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। सर, आप जब खरीदने जाते हैं आपको तो कोई रीजन बताते होंगे ना कि किस वजह से कीमत में इजाफा? गंदम की शॉर्टेज है जी, गंदम मिल नहीं रही हमें। और माजरत के साथ कहने को हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, हम कहते हैं हमने इस दफा रिकॉर्ड गंदम बनाई है और हालात यहाँ पर ही हैं। ज़री मुल्क है हमारा, खुद कफ़ील है गंदम में, लेकिन असल मसला ये है, हमारा एक फूड डिपार्टमेंट है जिसका काम ही है इसको मैनेज करना, वो सोए हुए हैं और तनख्वाहें ले रहे हैं और अपना इंजॉय कर रहे हैं। ना उनको अवाम की कोई फिक्र है, ना उनको ये पता है कि गंदम के साथ हमने किस तरह गंदम आगे देनी है ताकि मिल वालों से चेक एंड बैलेंस रखें, और मिल वाले ये जो डेली रेट बढ़ा रहे हैं फ़ाइन और आटे का, उनसे पूछा जाए। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि कभी भी आटे पे शोर नहीं हुआ, ना हमारी आवाम शोर करती है। आज आवाम हमारी सोई हुई है, वो आटा ख़रीदे जा रहे हैं, महंगे से महंगा ले रहे हैं। जिस दिन रोटी का रेट बढ़ेगा वो कहेंगे जी तंदूर वाला जालिम है, तंदूर वाले ने जुल्म कर दिया। और भाई पिछले 1 माह से तंदूर वाले पे जुल्म हो रहा है, कौन आवाज़ उठा रहा है उसके लिए? कोई है जिसने तंदूर वाले के लिए आवाज़ उठाई हो? ये आटे के 1 साल में, इस साल में आटे और फ़ाइन की कीमतें ये तकरीबन 6 से 7 बार बढ़ चुकी है 1 साल के अंदर। आफ्ताब गिल साहब, मुझे बताइएगा कि एक तो कहीं पे रेट एक नहीं है, उसकी क्या वजह है? हर मार्केट का रेट अपना है। आप पोश इलाकों में चले जाएं, नान और रोटी की कीमत कुछ और है, आप किसी और इलाके में चले जाएं, थोड़े से आप लोएस्ट इलाके में चले जाएं, वहाँ पे इसकी रीज़न क्या है? देखिए, ये आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया है कि जब पोश इलाके हैं वहाँ पे थोड़े अखराजात ज़्यादा हैं। अच्छा। जहाँ पे तंदूर वाले के अखराजात ज़्यादा है, उसके किराए ज़्यादा, उसके मामला ज़्यादा हैं। ठीक है। असल मौजूदा इस वक्त जो रेट है ना लाहौर का,
वो 24 रुपये सादा नान है जी, और 25 रुपये का कुलचा है, तिल वाला कुलचा, और 14 रुपये की सादा रोटी है। 14 रुपये की सादा रोटी है जिसका वज़न 100 ग्राम है, और सादे नान का वज़न अपना 120 ग्राम है, और तिल वाले कुलचे का वजन भी 120 ग्राम है। अब आप जो आज वेट तक बता रहे हैं ना, वो वेट का इशू भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं इतना वेट नहीं होता। नहीं, वेट वजन जो है जाता ना, हमारे तकरीबन 82 मुझे स्टेट हजरात हैं लाहौर में, जो डेली बेसिस पे हम तंदूर वाले को फ़ाइन भी करते हैं, उनको जुर्माने भी करते हैं, उसके बाद वो पर्चे भी करते हैं। लेकिन मैं ये बताऊँ यहाँ पे आपके प्लेटफार्म से अवाम के लिए कि अगर आप ना उठे आटे के हालात को देखते हुए, अगर आपने ना कोई एहतजाज किया हमारे साथ, अगर आप ना खड़े हुए, तो चंद दिनों में आपको यही नान 30 से ऊपर मिलेगा, आपको यही रोटी 20 से ऊपर मिलेगी। यानी अगर इसी तरह से आटे और फाइन की कीमतों में इजाफा होता रहा तो आपने इंडिया ये दे दिया है कि 30 रुपए का नान मिलेगा और 20 रुपए से भी ज्यादा कम अज कम। ये आप बहुत लीस्ट प्राइस बता रहे हैं। उसकी वजह अभी तक हमने रेट नहीं बढ़ाया, अभी तक हमने नहीं बढ़ाया। हम इस इंतजार में है कि आटे और फाइन की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि ये डेली बेसिस पे हम नान और रोटी की कीमत ना बढ़ाएं। आपने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जितना हम नान और रोटी की रेट बढ़ाते हैं उस पे हमारे कारोबार पे फर्क पड़ता है। कुव्वत खरीद हम अब कौन कभी खरीदेगा 30 रुपए का नान? कभी भी हम इस हक में नहीं है कि हम नान महंगा करें, कभी भी हम इस हक में नहीं है कि हम रोटी महंगी करें, क्योंकि रोटी एक बेसिक चीज़ है जो गरीब आदमी की पहुंच में रहनी सर, अब चाहिए। देखिए वैसे लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, तो अल्टीमेटली आपके पास ऑप्शन यही होती है कि सारा दिन लगा के, या जब गैस आए आप सालन बना लें, रोटी और नान आप बाहर से खरीद लें। तो अब मुझे बता दें किस तरह लोगों की सकत है। अगर 25 रुपए का किसी ने नान खरीदना है तो किस तरह कोई खरीद सकता है? गरीब किस तरह गुजारा करेगा? आप लोगों को भी इस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से नोटिस लेना है, बार बार इंतज़ामिया तक जाना है। मेरे ख्याल से लोगों को भी ज़रूर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। आई डोंट नो कि लोग इस पर चुप क्यों हैं। देखिए, लोग आटा तो खरीदते हैं ना, आटे से ही रोटी बनती है। क्या आवाम को ये पता नहीं चल रहा कि आटा महंगा हो गया? आटा जो वो ख़रीद के लेके जा रहे थे आज से 15-20 दिन पहले, उस थैले में 200 रुपये 300 रुपये फ़र्क आ गया। और दूसरी बात ये है कि अभी तक हम आवाम के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। हमारा तंदूर वाला एक गरीब आदमी है, हमने गरीब के एहसास के लिए अभी तक कीमत नहीं बढ़ाई। सही। और अभी तक मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा आटे और फाइन की कीमतों पे नोटिस लें, इसको सस्ता करें ताकि नान और रोटी की कीमत ना बढ़ सके। और गैस का ये आलम है कि आप तंदूरों पे आप चेक कर सकते हैं कि गैस नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद बिल हमें आना है। ये आज तक मुझे लॉजिक समझ नहीं आई कि जब गैस नहीं आ रही तो बिल क्यों आता है भाई? और बिल भी हज़ारों में, ये नहीं कि आपको माइनर सा बिल आएगा, हज़ारों में बिल आते हैं। और गैस का बिल अगर हमने 10 या 20 या 30 हज़ार रुपये की गैस इस्तेमाल की है तो उसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार टैक्सेस हैं। तो फिर आप अंदाज़ा करें कि इनके मसाइल किसने सुनने, किसने हल करने हैं। और अगर इनके मसाइल हल नहीं होंगे तो उसका बोझ किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, हमारी जेबों पे पड़ेगा। एक दफ़ा मुझे, क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, अनाउंस कर दीजिएगा, यही महंगाई के हालात रहे तो आने वाले दिनों में नान और रोटी हमें कितनी की? मैंने गुजारिश की है जी, अगर फ़ाइन की कीमत कम ना की गई, जो कि एक हफ्ते के अंदर कम से कम 1500 से लेकर 1600 रुपये तक बढ़ गई है, और अगर आटे की कीमत ना कम की गई, जो कि 15 kg के थैले के ऊपर कम से कम 200 से 250 रुपये का इजाफा हो गया है, तो रोटी कम से कम 20 रुपये की होगी और नान 30 रुपये का होने जा रहा है। अगर ये इन्होंने गैस, आटा और फ़ाइन पे नोटिस ना लिया हमारी हुकूमत में, और मैं कहता हूँ कि हम जब वोट देते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं, तो खुदारा ये होश के नाखन लेने चाहिए अवाम को। जो गवर्नमेंट आपको रोटी नहीं दे सकती वो उसने आपको क्या देना? बिल्कुल आपने सही कहा। फिर अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, सेहत सहूलियात हो, तालीम हो, वो चीज़ें बाद में रह जाती हैं। ज़िंदा रहने के लिए सबसे पहले 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है, और उसका रेट अगर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो गरीब कहाँ जाएगा? फिर गरीब के लिए मेरे ख्याल से वो जीने का हक जो है वो खुद ब खुद ये छीनते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप कि आपके मसाइल भी जो हैं वो, आवाम के मसाइल भी जो हैं वो हुक्काम बाला तक पहुँचे, इंतज़ामिया तक पहुँचे, DC साहब तक पहुँचे, और कोई तो गरीब की आवाज़ बनकर सामने आए। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और अभी अपडेट आपको दे देते हैं जी मोटरवे से, जहां पर ट्रैफिक के लिए मोटरवे को अब खोल दिया गया है। जैसे कि हमने अपने पहले सेगमेंट में आपको बताया था कि 12 घंटे हो गए हैं तकरीबन M2 मोटरवे जो है वो बंद है, और अब क्योंकि धुंध की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है, हद्दे निगाह में बेहतरी आई है, तो 14 घंटे की बंदिश के बाद M2 मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M2 लाहौर ता इस्लामाबाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो ये अपडेट थी ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए। आप तक घर बैठे हमने ये अपडेट पहुंचा दी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं वो जो दावे किया करते थे कि तालीम आम की जाएगी, यकसा निसाब जो होगा वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा, और बड़े बड़े दावे ये किए जाते थे कि जी तालीम जो है वो हर किसी की दहलीज तक उस तक पहुंचाई जाएगी। जदीद तालीम के दावे किए जाते थे, वही अपने दावों से उल्ट जो है वो कर रहे हैं और अवाम के लिए, बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे बंद करते चले जा रहे हैं। गरीब की सकत नहीं है कि वो महंगी किताबें, महंगी कॉपियाँ खरीद सके। ऐसे में जो कुछ फीसेस जिनका हम आगे चल के जिक्र करेंगे उनको डबल किया जा रहा है। सो कुछ डिटेल्स मेरे पास जो हैं वो मैं आपको बता दूं। तारीख पैदाइश में तब्दीली की फ़ीस 1100 से बढ़ाकर 4600 कर दी गई है। इसके अलावा अंदरूने मुल्क डिग्रियों की तस्दीक फ़ीस जो है 2400 रुपये और बैरून मुल्क से डिग्री की तस्दीक 6000 रुपये कर दी गई। इस तरह से एक लंबी लिस्ट है। सो ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं कि किस तरह से वो महंगी तालीम अफोर्ड करें। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हम ब्राइट स्टूडेंट्स कहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, हालात से तंग हैं, तो हुकूमत के वो दावे किधर रह गए। हम इस पर बात करेंगे। रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, बहुत सारी खिदमात हमने तालीम के मैदान में उनकी देखी, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इनसे मुंसलिक भी रहे। तो उनसे जानते हैं ये तालीम आम हो रही है या मुश्किल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या हाल अस्सलाम, चाल मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। दावे हमने ये सुने थे कि तालीम आम हो रही है, अवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तालीम को सस्ता किया जाएगा, स्कॉलरशिप, यकसा निसाब, कुछ भी नहीं है। यकसा निसाब अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको खुद ही बनाया गया और खुद ही गिरा दिया गया। इम्प्लीमेंटेशन इतनी बुरे तरीके से की गई कि मेरा ख्याल है कि आप चाहते ही नहीं थे कि ये कौम के बच्चे पढ़ सकें या थोड़ा आगे आ सकें। हम सारी ज़िंदगी रट्टा लगाते रहे 74 साल, और एक दफ़ा मौका मिला कि हम कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ जाएं, और वो मौका भी आपने गंवा दिया, आपके वज़रा ने, और इन बच्चों को अच्छी तालीम से महरूम कर दिया। फिर आपने देखा पिछले सालों में किताबें कितनी महंगी कर दी, कॉपीज़ कितनी महंगी कर दी, गरीब के लिए ये मामला कितने मुश्किल हो गए। और हमारी जो बहुत बड़ी तादाद है, 95% बच्चे और वालिदैन वो हैं जो इतनी चीज़ों को अफोर्ड नहीं करते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमें मुनासिब कीमत में ये चीज़ें दी जाएँ। वैसे भी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को तालीम दें, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। ये सब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, इसको पूरा करना पड़ता है। तो ये एक तरह से गरीब के ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ है। जो बंदा 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000 कमाता है, उसके लिए बच्चों को पढ़ाना एक इतना बड़ा हर्डल है। 2 या 3 बच्चे हैं तो प्राइवेट स्कूल की वो फीसें अदा करें, महंगी कॉपियाँ किताबें खरीदे, या फिर ये छोटे छोटे अगर मसाइल जिनका मैंने जिक्र किया कि जी अगर आपने थोड़ा बहुत अपना नाम चेंज कराना है या कुछ कराना है, उसकी डबल ट्रिपल फीसें कर दी गई हैं। मुझे ये बता दें रीज़न क्या है? आपने तो दावा ये किया था कि तालीम को आम किया जाएगा, तो तालीम के दरवाजे तो आप स्टूडेंट्स में बंद कर रहे हैं। एक्चुअली ये मिस मैनेजमेंट है। ये जो हमारे इदारे हैं, बोर्ड्स हैं, इनकी बहुत बड़ी मिस मैनेजमेंट है। हर साल तकरीबन 40 लाख बच्चा बोर्ड्स के साथ मुंसलिक होता है, जिनके इम्तिहानात हैं, जिन्होंने नताइज लेने हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट लेना है, और 40 लाख बच्चों के ऊपर इस दफ़ा जो बोझ डाला गया है, जो आपने कैलकुलेट कराया है, ये 6 अरब रुपए का है। 6 अरब रुपया इन 40 लाख बच्चों से, जो कि गरीब लोगों के बच्चे हैं, उनसे निकलवाने का प्लान है। अच्छा, अब इजाफा किया गया ना? जी, बोर्ड की फीसों में इजाफा किया गया है। एक नई चीज़ लगा दी गई है जी, ये प्रोसेसिंग फ़ीस है, इसमें भी इजाफा होगा। ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये भी आप दें। बच्चा सर्टिफिकेट लेने के चार्जेस भी 700 रुपया दे। एक पीस ऑफ पेपर देना है और वो 700 रुपये का है। भाई आप 500 रुपये के नोट के ऊपर लिख के दे दें कि आपने बच्चा पास हो गया, कल को वो 500 रुपये कहीं काम आ जाएगा, आपकी डिग्री काम नहीं आती। तो इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स बच्चों के ऊपर डाल देना और रास्ते को ब्लॉक करना कि आप पढ़ने ना आए, आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो एक खुला एक कोई बैरूनी एजेंडा है जिसके ऊपर ये काम किया गया है। 6 अरब रुपया इकट्ठा करने का जो भी ये प्लान है ना। अच्छा, मैं इस पर ये बात करने लगा था कि ये आजकल क्या किया लोगों ने ना, अपने पास डिपार्टमेंट्स ने अपने पास ना ऐसे अकाउंटेंट्स को बैठा लिया है जो बैठ के फार्मूले बनाते रहते हैं। अच्छा, हम ये करेंगे तो इतने पैसे और आ जाएंगे डिपार्टमेंट
को, हम ये करेंगे तो इतने पैसे और डिपार्टमेंट को आ जाएंगे। वो ये नहीं देखते कि डिपार्टमेंट फलाह के लिए हैं, आवाम के लिए हैं, लोगों के लिए हैं। ये टैक्स के ऊपर हम आपको सैलरीज दे रहे हैं इन डिपार्टमेंट्स के अंदर, आप डिपार्टमेंट को पैसा इकट्ठा करके देते जा रहे हैं और पैसा इकट्ठा करने के लिए आप लोगों का खून चूसना चाहते हैं। इस कदर अफसोसनाक बात है कि वो भी तालीम के मैदान में, और वो भी देखें बाज़ होते हैं, बाज़ डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है। ये जो हमारे बोर्ड्स हैं इनके पास तो बेबहा पैसा है ना। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको करप्शन कहा जाना चाहिए, जिसके ऊपर अदालतों को एक्शन लेना चाहिए कि 2020 में और 2021 में कोरोना था, कोविड था, बच्चों के 9th और 10th के पेपर नहीं लिए गए। आपको मालूम है, सब लोगों को मालूम है। फीस ली गई है, फीस कहाँ गई है आपकी वो वाली? वो 10 अरब रुपया है, 10 अरब रुपया है, वो कहाँ गया? क्या आपने बच्चों को रिटर्न किया? बहुत दफ़ा कहा गया, आपके प्रोग्राम में बात हुई थी कि बच्चों को रिटर्न करें अगर आपने उनसे फालतू पैसे ले लिए। इंसाफ क्या है? ये है कि जी जो पैसे आ गए उसको जेब में डाल लें, छुपा लें और वो डिपार्टमेंट के हो गए। और डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है बोर्ड्स का जिनके पास इस वक्त कम अज़ कम इनके पास 40 अरब, किसी के पास 50 अरब रुपया बैकएंड पे पड़ा हुआ है, जो सिर्फ बैंकों में पड़ा हुआ है, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस दिखाने के लिए। जी हमने 50 अरब इकट्ठा कर लिया, 40 इकट्ठा कर लिया। भाई आप हमें बच्चे निकाल के दें, हमें बच्चों को पढ़ा के दें, हमारे उन बच्चों को दुनिया भर में दाखिले मिले, दुनिया भर में उनकी कदर हो, वो बच्चे चाहिए हमें। आप क्या पैसे इकट्ठा करने वाले डिपार्टमेंट हैं? आप कोई बिजनेस एंटिटी हैं? आपका काम है सर्विसेज देना, आपका काम है बच्चों को फैसिलिटेट करना, वालदैन को फैसिलिटेट करना। और इस वक्त जो 6 अरब रुपया बच्चों के ऊपर डाल दिया गया है वालदैन के ऊपर, वो गरीब लोगों ने देना है और उसकी कोई उसका फ़ायदा नहीं है। या तो हो ना कोई फ़ायदा मिल रहा है, साथ हमें कोई एड ऑन मिल रहा है, कुछ और चीज़ मिल रही है, कुछ भी नहीं है ऐसे। लेकिन आप बच्चों के ऊपर या वालदैन को ये बताना चाहते हैं कि आप कोई गलत रास्ता इख्तियार करें तो मेरे अखराजात पूरे करेंगे, आप अपने बच्चे को या पढ़ाना छोड़ दें या आप हम बच्चे को हमारे पास मत भेजें और आपके बच्चे बेकार हो जाएं, इस दिमाग को ख़राब कर दें। ये क्या अजीबो गरीब सूरत हाल है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है ना। मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर फिर वो स्टूडेंट जो तालीम हासिल करना चाह रहा है, जो चाहता है मैं कुछ बनूं, वो किस तरह से, उसके लिए तो फिर हालात तंग कर दिए जा रहे हैं। और फिर हालात ये भी हैं, हमने कुछ दिन पहले ये भी टॉपिक जो है वो डिस्कस किया कि जिस तरह से हमारे यहाँ इतने ब्राइट स्टूडेंट हैं, इतने शानदार नंबर ले रहे हैं, पाकिस्तान में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं। जी 7.5 लाख बच्चा इस मुल्क से चला गया। देखिए, अगर आपने बच्चे को किसी चीज़ से मुज़य्यन कर सकते हैं या उसको कोई आप ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो सारी ज़िंदगी उसके काम आए, तो वो इल्म है। अगर हमारे मुल्क में कोई सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा इल्म बहुत कम है, हमारे बच्चों के पास नॉलेज ठीक नहीं है, हमारे बच्चों के आइडियाज़ ठीक नहीं है, उनको गलत रास्ता दिखाया जाता है। और फिर हमारे यहाँ पे लोगों का इख्तलाफ है, अदारों का इख्तलाफ है, सियासी लोगों का इख्तलाफ है कि हमारी कौम जो है ये इनकी तरबियत नहीं हुई है, तो उसमें उस तरबियत ना होने में बहुत सारे लोगों का किरदार है, इदारों का भी किरदार है, यहाँ के जो सियासतदान हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। देखें, ये जो बच्चों की प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे सियासतदान इसके लिए मुंतखब किए गए हैं कि आप बच्चों की प्रॉब्लम्स का हल निकालें। ये सिटी 42 की मेहरबानी है कि वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये बच्चों की ये प्रॉब्लम है और बच्चों से इस तरह पैसे हथियाए जा रहे हैं। ये आपका और मेरा तो ये सेकंड काम आता है ना जी। पहला काम तो ये सियासतदानों का आता है कि वो इन चीज़ों की प्रोटेक्शन करें, बच्चों की प्रोटेक्शन करें, उनके ऊपर जो फालतू अखराजात डाले जा रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन करें। हम चाहते हैं मुल्क हमारा बढ़ जाए, लिटरेसी रेट बढ़ जाए। किस तरह बढ़ेगा? जब कोई तक आप आसानी नहीं देंगे, तब तक नहीं कर सकता जब तक उनके नौजवान जो हैं वो तालीम याफ्ता ना हो, किसी फील्ड में आगे जाकर परफॉर्म। हमारे यहाँ अलमिया ये है, वो नौजवान जो तालीम हासिल कर लेते हैं, अपनी डिग्रियां हाथों में लिए घूमते हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल पाती है। तालीम का मयार ये है कि आप तो देते हैं, डिग्रियां तो हाथों में दे देते हैं, स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही सब कुछ चलता रहा तो फिर हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। रज़ाउर रहमान साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हम पीछे रह चुके हैं। अगर हम दुनिया को कभी देखें तो हमें पता लगता है कि दुनिया कितनी आगे है, चाहे वो उनके बेसिक एथिक्स हैं, चाहे उनकी लिविंग है, चाहे उनके स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे उनकी नॉलेज है, चाहे उनकी इन्वेंशंस हैं। पूरी दुनिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है हम नहीं कर पा रहे। हम तो देखें, अब पीछे एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये था कि जो एक्सपोर्ट की गई हैं हमारी फ्रीलांसिंग और ये तमाम चीज़ें, उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1 अरब है, 1 अरब डॉलर है, $1 बिलियन है। और वो अगर आप उसको कंपैरिजन करें बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश का $45 बिलियन है। और अगर आप उसको इंडिया के साथ करें तो वो $280 बिलियन तो फिर है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो आप फिर कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को, इन बच्चों को कहाँ पे खपाएं। तो आप जब कोई पॉलिसीज़ ठीक नहीं देंगे, आप कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं रखेंगे, आप कोई
बच्चों को रास्ता ठीक नहीं दिखाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए ना, एक हमारे जो बच्चे करते हैं ना, फ्रीलांसिंग करते हैं, ये जो बाहर पैसा कमा रहे हैं, उनको अपने पैसे बाहर से यहाँ लाने के लिए इतनी दुश्वारी आती है कि मैं समझता हूँ कि आपको पैसा हमारे मुल्क को आ रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें उनको दुश्वारी ये आ रही है कि उनके पास एक कोई ऐसा वैलेट नहीं है जिसमें उनके पैसे आ सके। कोई एक ऐसा ट्रैक नहीं बना हुआ जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया जिसमें बच्चों के पैसे इजीली आ सके। उन्हें जिग जैग करके 4-5 वैलेट में से पैसे निकाल के, ए से निकाल के बी में, बी से निकाल के सी में, और फिर उनके पास पाकिस्तान में उनके घर में पहुंचते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे लोगों के लिए आसानी पैदा करना तो ये मुश्किल काम नहीं है। आपकी सेहत डिस्टर्ब है आपकी सियासत की वजह से, आपकी तालीम डिस्टर्ब है आपकी सियासत की वजह से, महंगाई से लोग परेशान हैं। तो अगर आपका नौजवान तालीम याफ्ता नहीं होगा तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आने वाला वक्त आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी आसान हो। मुश्किल से मुश्किल वक्त ही होगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखें, ये मुल्क में मेरी तरह के लोगों ने जिनकी उम्र 40 साल 50 साल है, उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार लिया लाइफ का। जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ छोड़ के जाएं, उनको कोई आसानियां दे के जाएं, उनके लिए कोई रास्ते बनाएं, उनके लिए कोई ऐसे काम करें। ये हमारे जो जज हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, कि बच्चों को आके इस रास्तों पर चल के आसानियाँ मिलें और वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। 7.5 लाख जो बच्चा बाहर चला गया, बाहर से यहाँ आने चाहिए थे। बिल्कुल, हमारे मुल्क में इतना काम होना चाहिए था, तो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अब ना किया गया तो फिर ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारा नौजवान यहाँ पे बेचारा परेशान है। अगर वो तालीम हासिल कर रहा है तो तालीम के मैदान में उसके लिए मुश्किलात है, अगर वो तालीम मुकम्मल कर चुका है तो नौकरी के हसूल में उसके लिए मुश्किलात हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन होती है, माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं, और यही सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो यही वक्त है, ये लम्हा फिक्रिया है, हुक्मरानों को सोचना चाहिए और नौजवानों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे, और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि जी हमने अपनी पिक्चर्स भेजी थी, अभी तक शेयर क्यों नहीं की गई हैं। सो जिनकी बर्थडे रह गई हैं उनको हमने विश करना है, नाम शामिल कर लेते हैं, लेकिन जिनकी कल बर्थडे है स्क्रीन पर नंबर भी आ जाएगा जी, आप अपनी पिक्चर्स हमें भेज दीजिए। जल्दी आएँ जल्दी पाएँ की पॉलिसी यहाँ पर चलती है जी। अब है हमारे पास नाम जी कल्बे अब्बास जिनकी आज बर्थडे है, और मेहराम हैं जी, फिर रेहान अली हैं, और शान हैं, मोहम्मद असद हैं, और आकिब अकबर हैं जिनकी आज बर्थडे है। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।